cover the new topic which is hypersensitivity reactions. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो सबसे पहले नाम से क्लियर है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन होती ही कब है? पहले तो ये देखो, जब कोई पैथोजन जिसके ऊपर कोई एंटीजन होगा, है ना, वो हमारी बॉडी उसके एक्सपोजर में आ जाए, मतलब कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर चला गया जिसके कारण हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया। अगर तो ये नॉर्मल लेवल में जितना होना चाहिए था उतना हो रहा है तो हम कहेंगे कि सिंपल सा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ है और वो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। पर कई बार क्या हो रहा है, ये इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैजुरेट हो जाता है, जितना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा हो गया, फिर तब हम उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किया हमारी बॉडी ने, कि जितना इम्यून रिस्पॉन्स एडिक्वेट था, ऑप्टिमम था, उससे बढ़ चढ़ के ही रिस्पॉन्स अगर हमारा इम्यून सिस्टम दे रहा है तो तब हम उस चीज को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर मतलब ज्यादा ही सेंसिटिविटी शो कर रहा है हमारी बॉडी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या? दीज आर एग्जैजुरेटेड और इनएप्रोप्रिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन दैट कैन कॉज टिश्यू डैमेज। इनके कारण हमारा टिश्यूज ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं एंड दे आर ऑब्वियसली हार्मफुल टू होस्ट। तो इतना समझ आ गया डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4 एंड टाइप 5। ये उनके नाम है। टाइप 1 को इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, टाइप 4 को सेल मेडिएटेड एंड टाइप 5 को स्टिमुलेटरी। इस वीडियो में हमने एक कवर करनी है विच इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये भी हम इस वीडियो में ये अच्छे से कवर कर लेंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं कब कहूंगी ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है? तो जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, ये इमीडिएट जो सबसे पहले एंटीजन हमारी बॉडी में आया, जो सबसे पहले रिएक्शन बॉडी शो करती है ना, वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट immune response which is generated against an antigen, that is known as type 1 hypersensitivity reaction। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, टाइप 1 hypersensitivity reaction also known as immediate hypersensitivity। देखो नाम से भी क्लियर है, immediate hypersensitivity, जब एंटीजन बॉडी में आया उसी वक्त जो रिएक्शन शो की, हम उसको क्या कह देंगे? टाइप 1 hypersensitivity reaction। इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन दैट occurs quickly after exposure to an allergen। उसी वक्त जो बॉडी ने रिएक्शन शो किया, हम उसको क्या कहते हैं? टाइप 1 hypersensitivity reaction। इतना क्लियर हो गया किसको कहते हैं टाइप 1 hypersensitivity reaction। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स IgE antibodies, mast cells and histamine release leading to symptoms like itching होगी, swelling होगी and even anaphylaxis। तो anaphylaxis क्या होता है? जब severe allergic reaction हो that requires immediate medical attention, उसको कहते हैं anaphylaxis। तो ये चीज याद रखनी है, टाइप 1 hypersensitivity reaction में IgE antibodies इन्वॉल्व होती हैं, इसके अलावा mast cells and histamine release is there। symptoms कौन से होंगे? simply itching, swelling and in rare cases anaphylaxis भी हो सकता है टाइप 1 के केस में। अब देखो फेजेस, तो इसमें 2 फेजेस हो सकते हैं, एक द सेंसिटाइजेशन फेज एंड द अदर फेज इज इफेक्टर फेज। पहले सेंसिटाइजेशन फेज, देखो नाम से क्लियर है, सेंसिटाइज होना। जब इनिशियल पहली बरी हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के एक्सपोजर में आई, ठीक है, तब उस फेज को क्या कहते हैं? सेंसिटाइजेशन फेज। पहली बरी इनिशियल एक्सपोजर टू एन एंटीजन, तब जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उस फेज को हम कहते हैं अभी हमारी बॉडी सिर्फ सेंसिटाइज हुई है, ठीक है। इस केस में कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते, हमारी बॉडी सेंसिटाइज हुई है, अंदर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, उसने मेमोरी डेवलप की है। इस फेज में बस इतना ही होगा अभी। इट अकर्स अपॉन इनिशियल एक्सपोजर टू एन एलर्जन, इट प्राइम्स द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर अ स्ट्रॉन्गर रिएक्शन अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। अब अगली बारी जब दोबारा से उसी एंटीजन का एक्सपोजर होगा हमारी बॉडी को, तब हमारे इम्यून रिस्पॉन्स ने मेमोरी डेवलप कर लिया, तो तब वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तब वो शो करेगा। ये सिर्फ प्राइम स्टेज थी, इसने भी प्राइमिंग किया, अपनी तैयारी किया। पहली बारी वो उस एलर्जन के लिए सेंसिटाइज हुई है, उसने मेमोरी डेवलप कर ली कि अगली बार अगर दोबारा से वो एंटीजन आया तब वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। सिम्टम्स इसमें भी आएंगे पर इतने टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते, पर जो नेक्स्ट री एक्सपोजर के दौरान जब आते हैं दोज आर टिपिकल सिम्टम्स। अब वो देखो, पहले इसमें होता है क्या? सेंसिटाइजेशन फेज का मैकेनिज्म क्या वो समझो। फेज में क्या होता है, हमारी बॉडी में ना सेल्स होते हैं, दोज आर नॉन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगे? एलर्जन को या एंटीजन को टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे। नाम से क्लियर है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स। टी सेल्स को जब उसने दे दिया, तब टी सेल्स क्या करेंगे? बी सेल्स को स्टिमुलेट कर देंगे। तब बी सेल क्या करेगा? IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ये IgE एंटीबॉडीज दे विल बाइंड टू द FC रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। जब ये एंटीबॉडी मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के साथ बाइंड करगी, उनके FC रिसेप्टर के साथ बाइंड करगी, तब ये ट्रिगर हो जाएंगे और फर्दर जो भी सिम्टम्स या इम्यून रिस्पॉन्स आना है वो आ जाएगा। समझ आ गई सेंसिटाइजेशन फेज? एक बार इसको रिवाइज कर ले। सेंसिटाइजेशन फेज मैंने क्या बताया, इसमें कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे, इसमें उसने प्राइमिंग किया है, सेंसिटाइज हुई है बॉडी कि जब दोबारा से री एक्सपोजर होगा तब वो अच्छे से सिम्टम्स देगी, इम्यून रिस्पॉन्स देगी। अभी ये इनिशियल एक्सपोजर, जब इनिशियल एक्सपोजर होता है तब सेंसिटाइजेशन फेज आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेंसिटाइजेशन फेज में होता है क्या? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को टी सेल्स को देते हैं, टी सेल्स स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को, बी सेल्स IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, IgE एंटीबॉडीज से फर्दर बाइंड टू द FC रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, जिनके कारण वो दोनों ट्रिगर्ड हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, लीडिंग टू द फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन। अब नेक्स्ट फेज आता है इफेक्ट
तो अभी हमने पढ़ा सेंसिटाइजेशन फेस, अब हम बात करते हैं इफेक्टर फेस की। तो सेंसिटाइजेशन फेस में क्या था, पर्सन की प्राइमिंग हो रही थी, वो भी सेंसिटाइज हुआ है, वहां पर कोई सिम्टम्स नहीं आए, एनाफाइलेक्टिक सिम्टम्स वहां पर एज सच नहीं आए। टिपिकल एनाफाइलेक्टिक सिम्टम्स जो आएंगे वो इफेक्टर फेस में आएंगे, क्योंकि वहां पर क्या था, पहली बार एंटीजन के एक्सपोजर में पर्सन आया था, तब उसकी बॉडी ने प्राइमिंग की, कि अगली बार जब वो दोबारा से आएगा तब मैंने रिस्पॉन्स शो करना है। अब इफेक्टर फेस में पर्सन का सेम एंटीजन से री एक्सपोजर हो गया, तो अब टिपिकल एनाफाइलेक्टिक सिम्टम्स उसकी बॉडी शो करेगी। तो ये लाइन देखो, द इफेक्टर फेस अकर्स आफ्टर री एक्सपोजर टू एन एलर्जन इन अ प्रीवियसली sensitized individual and there is a release of inflammatory mediators। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इफेक्टर फेस में, दोज आर बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल इन इफेक्टर फेस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो क्या होता है, जब ध्यान से सुनना, मास्ट सेल्स जो होते हैं ना, मास्ट सेल्स, इनकी क्या होती है, डीग्रेनुलेशन। जब इनकी डीग्रेनुलेशन होती है ना, तो दो चीजें होंगी, एक तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या कॉज करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगे, जिसके कारण ये चीजें होंगी, सर्कुलेटरी कोलैप्स, स्वेलिंग, हाइव्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। हाइव्स क्या होते हैं, ऐसे करके स्किन पे ये वाले मार्क्स यानी रैशेस से होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो थोड़े ऊपर से उभरे हुए होते हैं। तो ये क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनमें सर्कुलेटरी कोलैप्स, हाइव, स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। दूसरा क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हेपरिन एंड वेजोएक्टिव अमीन्स। ये सारे क्या, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। एक तो क्या हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन, दूसरा मैंने क्या बताया, रिलीज ऑफ दीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। अब इनके कारण क्या होगा, देयर इज अ सडन ड्रॉप इन बीपी विच इज एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड एयरवे कंस्ट्रिक्शन दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये दो चीजें होंगी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के इफेक्टर फेस में, मतलब दीज टू थिंग्स लीड्स टू द एनाफाइलेक्टिक शॉक। समझ आ गई। अब ये देख लो एक बार दोबारा से रिवीजन के लिए फ्लो चार्ट है। इफेक्टर फेस में क्या होगा, एलर्जन का री एक्सपोजर होता है, मास्ट सेल्स एक्टिवेट हुए, या कहूं मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हुई, जिसके कारण ये सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए थे, लीडिंग टू एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स। एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स में क्या होगा, सडन ड्रॉप इन बीपी, ऑल्सो नॉन एज एनाफाइलेक्टिक शॉक, एयरवे कंस्ट्रिक्शन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हाइव, स्वेलिंग। ओके, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप 1 के इफेक्टर फेस में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आती हैं। तो ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस दो टाइप्स की होती हैं, या तो ये सिस्टेमिक होंगी, मतलब जनरलाइज्ड पूरे बॉडी में होंगी, ठीक है, या ये लोकलाइज्ड होंगी, कुछ एक सर्टेन एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है, या तो लोकलाइज्ड और या सिस्टेमिक। तो सबसे पहले हम सिस्टेमिक की एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि किस किस केसेस में सिस्टेमिक टाइप ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आती हैं। तो पहला केस है इंसेक्ट स्टिंग। जब भी कोई इंसेक्ट, पॉइजनस इंसेक्ट बाइट करेगा, तो वो क्या होगा, इंट्राडर्मली बाद में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से वो पूरी बॉडी में चला गया, तो जनरलाइज्ड स्वेलिंग, ऐसे वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, रैशेस, हाइव, यूटिक एरिया। सो दीज आर द सिम्टम्स व्हेन देयर इज इंसेक्ट स्टिंग, है ना। तो ये क्या हो गया, एक टाइप ऑफ सिस्टेमिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है। दूसरा क्या, इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कोई भी पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, लाइक, तो कई बार क्या होता है, पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो वो भी जनरलाइज्ड होती है, या तो क्या होगा, उसको वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, फीवर होगा, नोजिया होगा, उसको डिजीनेस होगी, ठीक है, रैशेस हो सकते हैं। तो ये सारे क्या जनरलाइज्ड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की एग्जांपल होगी। दूसरा क्या, सीरम फ्रॉम फॉरेन एंटीजन, इसमें आते हैं एग्जांपल एंटी टेटनस सीरम की, तो जब वो एडमिनिस्टर करते हैं उसमें भी सेम जनरलाइज्ड रिएक्शन शो होती है। एंड द अदर इज शूल्स डेल फिनोमिना। अब इसमें क्या हुआ था, शूल्स एंड डेल ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने इंटेस्टिनल और यूटेराइन मसल्स ली, गुनिया पिग की, इन्होंने उनको रिंगर बाथ सोल्यूशन में डिप करके रखा, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने एंटीजन ऐड किया, इन्होंने देखा देयर वाज अ सेवियर मस्कुलर स्पाज्म, ठीक है, मस्कुलर स्पाज्म हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने एंटीजन डाला जिसके कारण वो मसल्स का स्पाज्म हुआ, उन्होंने कंस्ट्रिक्शन कंट्रैक्शन देखी उनकी। तो वो क्या देख रहे थे, बेसिकली ये शूल्स डेल फिनोमिना क्या था, इन विट्रो एनाफाइलेक्सिस। इतनी जोर से मसल्स, वो यूटेराइन या इंटेस्टिनल मसल कंट्रैक्ट हुआ, मतलब वो एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स शो कर रही है ना, तो ये फिनोमिना क्या है, इन विट्रो, मतलब कि लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स देखा उन्होंने। समझ आ गई। उसके बाद आता है लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, लोकलाइज्ड क्यूटेनियस, इसमें एग्जांपल आएगी क्यूटेनियस म्यूकोजल, अटोपी, फूड एलर्जी एंड हे फीवर। ये आते हैं लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्टिक। क्यूटेनियस रिलेटेड टू स्किन, इंट्राडर्मली कोई इंजेक्शन डाला, लगाया, रिएक्शन होगी तो उस जगह पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट होगी, फ्लेबाइटिस हो गया, ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद आता है म्यूकोजल, ये कोई हमने ऐसे का कोई पॉलन है ना, या डस्ट माइट अगर कोई पर्सन इनहेल कर ले, ठीक है, तो उसके जो नेजल म्यूकोसा है वहां पर क्या हो सकता है, रिएक्शन आ सकती है, राइनोरिया हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अटॉपी, जो अटॉपी वर्ड है ना, ये हम जेनेटिकली इनहेरिटेड टाइप ऑफ एनाफाइलेक्टिक डिसीज, हम इसको ये कंसीडर करते हैं कि ये जेनेटिकली इनहेरिटेड एनाफाइलेक्टिक डिसीज है एक तरीके की, कि अगर उसके जेनेटिक्स में पहले कोई फैमिली हिस्ट्री है तो शायद उनको भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल तो नहीं, जो एक इन्वायरमेंटल मटीरियल्स लाइक डस्ट माइट्स हो गए, पॉलन हो गए, या सर्टेन फूड्स हो गए लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो पर्सन या इंडिविजुअल को उससे एलर्जी हो जाती है, दैट इज अटॉपी, जेनेटिकली इनहेरिटेड एनाफाइलेक्टिक डिसीज हम इसको कहते हैं। फूड एलर्जी हो गया, इसमें क्या होता है, डायरिया, vomiting, hay fever. So these are the types of anaphylactic reaction and the cases where these types are seen.